अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। मैं हूं उस्मान एहसान और आप देख रहे हैं हाथन ग्रुप ऑफ अकेडमीज। तो जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बॉयल लॉ को, चार्ल्स लॉ को, एवोगाड्रोस लॉ को, तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है तो हम देख लेते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो हमने तीन लॉ पढ़े हैं, बॉयल्स लॉ पढ़ा है, चार्ल्स लॉ पढ़ा है, एवोगाड्रोस लॉ पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग हम जो आइडियल गैस इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं बॉयल लॉ को। तो हमारे पास जो बॉयल लॉ है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो स्टेटमेंट आती थी वो ये थी कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके प्रेशर के, कीपिंग द टेंपरेचर कांस्टेंट। ठीक है, अगर हम टेंपरेचर को कांस्टेंट रखें तो हमारे पास किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस गैस के प्रेशर के। तो हमारे पास आ गया V इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/P। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉयल लॉ। तो हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। इस तरह हम सेकंड में देखते हैं, हमारे पास आता है चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो ये था, स्टेटमेंट थी कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके टेंपरेचर के, अगर हम किसी भी गैस के प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, अगर यानी कि जहां पे हमारे पास टेंपरेचर कांस्टेंट था, ठीक है, बॉयल्स लॉ के अंदर, तो यहां पे चार्ल्स लॉ के अंदर क्या कांस्टेंट होगा, अगर हम देखें V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T है और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं और यहाँ पे हमारे पास प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, इस तरह अगर हम देखते हैं हमारे पास थर्ड है एवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, एवोगाड्रोस लॉ। तो एवोगाड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है यानी इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कि जितने तमाम गैसेस का अगर वॉल्यूम इक्वल होगा तो उसके नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के या नंबर ऑफ मोल्स के, जबकि हम टेंपरेचर और प्रेशर को क्या रखें, कांस्टेंट रखें। ठीक है, वैसे ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, तीन हमारे पास इक्वेशंस आ चुकी हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन तीनों को कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो कंबाइन करने से हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, अगर मैं यहां पे लिख दूं कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो आता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल NT ओवर P। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन का सेकंड और थर्ड तीनों को हमने क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। ठीक है, कंबाइन कर लिया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। ठीक है, अब अगर हम इसका प्रोपोर्शनल खत्म करते हैं कि यहां पे हम लिखेंगे V इज इक्वल टू, तो यहां पे हम इस प्रोपोर्शनल खत्म करने के लिए हमें कोई ना कोई कांस्टेंट भी चाहिए। ठीक है, तो हम यहां पे लिख देते हैं R। ठीक है, R इनटू NT ओवर P। तो ये जो R है हमारे पास, इसे हम नाम देते हैं जनरल गैस कांस्टेंट का, जनरल गैस कांस्टेंट का, या फिर हम इसको नाम देते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का। थर्डली अगर हम देखें हम इसको नाम देते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट का। ठीक है, ये जो R है इसको हम जनरल गैस कांस्टेंट का भी नाम देते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का भी नाम देते हैं और आइडियल गैस कांस्टेंट का भी नाम देते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास P आपकी तरफ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा PV इक्वल टू nRT। तो दैट इज द जनरल गैस इक्वेशन। ठीक है, क्या है ये, जनरल गैस इक्वेशन। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं गैसेस लॉ को जनरल गैस इक्वेशन से कैसे डिराइव करते हैं। ठीक है, वो देख लेते हैं थोड़ा सा। तो अगर हम देखें हमारे पास इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT।
लें यहाँ पे आर, तो ऑलरेडी हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, जनरल गैस कांस्टेंट है। और बॉयल लॉ क्या कहता था कि जो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे और जो हमारे पास टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये n भी कांस्टेंट हो गया, t भी कांस्टेंट हो गया, और ये p यहाँ पे आके अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो फाइनली रिजल्ट देखने में आता है वो आता है v इज इक्वल टू, अच्छा अब ये जो सारे कांस्टेंट है इसको मैं प्रोपोर्शनल डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये 1/p आ गया, और इसका हम नाम देते हैं बॉयल लॉ, ठीक है, इसका नाम देते हैं बॉयल लॉ। इसी तरह अगर हम देख लें कि हमारे पास जो है, या सिंपली आप ये भी लिख सकते हैं nRT की जगह टोटल k भी लिख सकते हैं, ठीक है, nRT बिकॉज़ सारे कांस्टेंट हैं यहाँ पे हमारे पास ये, तो इसको हम k भी कह सकते हैं। इसी तरह अगर हम देख लें PV nRT, तो V nRT/P, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास चार्ल्स लॉ के अंदर बच्चों क्या होता है कि प्रेशर कांस्टेंट होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये तो दो हो गए कांस्टेंट, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, जनरल गैस कांस्टेंट है, ठीक है। पीछे क्या बच गया हमारे पास टेंपरेचर, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया ठीक है, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं पहले V =kT, ठीक है, और इस प्रोपोर्शनल इक्वल को हम प्रोपोर्शनल में चेंज करते हैं तो हमारे पास आ गया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, ठीक है। इसी तरह अगर हम देख लें हमारे पास PV nRT है, PV nRT, तो V nRT/P। तो एवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है कि हमारे पास इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस इज इक्वल टू द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, और जबकि टेंपरेचर और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, तो टेंपरेचर और प्रेशर हमने कांस्टेंट कर दिया, तो R ऑलरेडी हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया n के, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एवोगाड्रोस लॉ, ये आ गया हमारे पास चार्ल्स लॉ, ठीक है। तो इस तरह आप जनरल गैस कांस्टेंट से जो है जनरल गैस की इक्वेशन जो है वो वहां से आप गैस लॉ जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। गैस लॉ कौन से हैं, बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगाड्रोस लॉ है, ठीक है, ये सारे क्या हैं गैस लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया था, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस की मदद से इक्वेशन बनाई थी PV nRT, उसके बाद हमने वहीं से हमने गैस लॉ जो है वो दोबारा ट्राई करने की कोशिश की, वो हमने कर ली। अब थर्डली अगर हम देखें, हम देखेंगे कि जो हमारे पास R है, जनरल गैस कांस्टेंट है, या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, या आइडियल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है, तो वो अब हम देख लेते हैं। तो बच्चों अगर हम देखें हमारे पास इक्वेशन है PV nRT, अगर यहां से हम n निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा PV/RT, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे एट स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर, ठीक है, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ R, सॉरी हमने R निकालना है, R लिखेंगे यहाँ पे, R आएगा इक्वल PV/NT, ठीक है। तो हमारे पास प्रेशर जो होगा वो होगा 1 एटमॉस्फेरिक एट स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर, ठीक है, और वॉल्यूम जो होगा वो हम मोलर वॉल्यूम लेंगे 22.414 डेसीमीटर क्यूबिक, ठीक है। n लेंगे हम 1 मोल, और टेंपरेचर लेंगे स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर पे जो हमारे पास टेंपरेचर की वैल्यू होती है वो होती है 273 केल्विन, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेरिक मल्टीप्लाई V कितना है 22.414 डेसीमीटर क्यूबिक, n कितना है 1 मोल मल्टीप्लाई टेंपरेचर कितना है 273 केल्विन, ठीक है। फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो आता है हमारे पास 0.0831 सॉरी 821,
ठीक है। साथ आ गया हमारे पास एटमॉस्फेरिक और डेसीमीटर क्यूबिक पर मोल और पर केल्विन। ठीक है बच्चों, जैसे कि अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया आर की वैल्यू जनरल गैस कांस्टेंट की। ठीक है, अब हम हमें जब न्यूमेरिकल देगा तो वो उसमें डिफरेंट टाइप से उसने क्वेश्चंस किए होंगे, मुख्तलिफ प्रेशर्स पे पूछेगा या मुख्तलिफ वॉल्यूम पे पूछेगा, तो मुख्तलिफ टेंपरेचर्स पे पूछ सकता है कि आर की वैल्यू यूज करके लगाओ। ठीक है, इस्तेमाल करो। तो हम क्या करेंगे, तो हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि उसने कौन सी हमें शर्ट्स दी हुई हैं, कि कौन से हमें यूनिट्स दिए हुए हैं टेंपरेचर के या प्रेशर के या वॉल्यूम के, उसके अकॉर्डिंग हमें आर की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो आर की वैल्यू एक नहीं है, काफी है, वो देख लिया हम नेक्स्ट वीक। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास प्रेशर एटमॉस्फेरिक में है। ठीक है, अगर उसने हमें स्टेटमेंट में मिलीमीटर मर्क्यूरी में दिया हुआ होगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हम कौन सी वैल्यू आर की पुट करेंगे, तो वो हम देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको बच्चों पता होना चाहिए कि 1 एटमॉस्फेरिक जो है वो इक्वल होता है 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी के। ठीक है, तो अब हम अगर देख लें 0.0821 मल्टीप्लाई 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी, साथ क्या डेसीमीटर क्यूबिक पर मोल पर केल्विन। ठीक है, इसी तरह अगर हम देख लें इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 62.4। ठीक है, मिलीमीटर मर्क्यूरी, ये हमारे पास प्रेशर आ गया, डेसीमीटर क्यूबिक टेंपरेचर वॉल्यूम आ गया, पर मोल और पर केल्विन। ठीक है, क्लियर बच्चों? आप अच्छी याद रखोगे, अगर हमें उसने न्यूमेरिकल के अंदर प्रेशर जो है वो टॉर में दे दिया है तो तब हमने कौन सी वैल्यू यूज करनी है, तो बच्चों याद रखोगे 1 मिलीमीटर मर्क्यूरी जो है वो बराबर होता है 1 टॉर के। ठीक है, किसके? 1 टॉर के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 62.4 मिलीमीटर मर्क्यूरी की क्या लिखेंगे? टॉर। ठीक है, यहाँ पे आ गया टॉर, डेसीमीटर क्यूबिक पर मोल पर केल्विन। ठीक है, इसी तरह बच्चों अगर हम देख लें हमारे पास जो है वॉल्यूम जो है वो डेसीमीटर क्यूबिक की बजाय हमें उसने सेंटीमीटर क्यूबिक में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसीमीटर क्यूबिक को सेंटीमीटर क्यूबिक में चेंज करने के लिए, क्योंकि एक डेसीमीटर क्यूबिक जो है वो इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर के। ठीक है, क्यूबिक के। क्लियर? तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 62400, 62400 और टॉर। अब डेसीमीटर क्यूबिक की जगह क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर क्यूबिक पर मोल पर केल्विन। ठीक है, इसी तरह अगर बच्चों हम देख लें कि हमारे पास जो है वो टॉर के अंदर हो गया। ठीक है, अब अगर हम देखें न्यूटन मीटर पर सेकंड, ठीक है, उसमें हमारे पास जो अगर प्रेशर में यूनिट दिया होगा तो हम तब कौन सी आर की वैल्यू यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर हम वो देख लें तो हमें पता है कि हमारे पास जो है वो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है वो बराबर होता है 10 13 25। ठीक है, अगर अब हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो है वो 10 13 25 जो है उस के बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर है, तो हम इसको अगर चेंज करेंगे तो अब हम आर की वैल्यू जो है वो स्टैंडर्ड टेंपरेचर के हिसाब से निकाल देंगे। ठीक है, मतलब कैसे, बल्कि ये हमने नहीं लिखनी, हम दोबारा ट्राई करेंगे विद ऐसे यूनिट्स के साथ। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। अगर मैं ऐसे यूनिट्स देखूं तो हमारे पास जो है वो प्रेशर आएगा 10
1325 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर की, ठीक है। और अगर मैं देखूं यहाँ पे टेम्परेचर वो आएगा कैलोरी में तो 73 कैलोरी। एंड निकालूं 1 मोल। और वॉल्यूम में जो कि हमारे पास यूनिट मीटर क्यूबिक होता है, ठीक है, मीटर क्यूब, ठीक है, यहाँ पे मीटर क्यूब लिख रहा हूँ। वॉल्यूम आ गया हमारे पास मीटर क्यूब, क्योंकि हमारे पास जो मोलर वॉल्यूम है वो है 22.414 डेसीमीटर क्यूबिक। जैसे हम इसको मीटर क्यूबिक में चेंज करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0222414 मीटर क्यूबिक, ठीक है बच्चों। ये सारे ऐसे यूनिट्स के अकॉर्डिंग मैंने वैल्यूज लिख ली हैं, ठीक है। अब हम आर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, साथ साथ नोट करते जाना, ठीक है। तो हमारे पास है R इक्वल टू PV ओवर NT। तो P हमें दिया है 10 13 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई जो वॉल्यूम है बच्चों हमारे पास वो है 0.0222414 मीटर क्यूबिक ओवर हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स है 1 मोल है। और हमारे पास जो सॉरी इक्वल आ गया है मल्टीप्लाई टेम्परेचर जो है वो हमें दिया है 273 केल्विन, ठीक है बच्चों। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो आंसर है मीटर क्यूबिक है यहाँ पे मीटर की पावर -2 है, ठीक है, मतलब कि यहाँ से 2 मीटर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 8.31 और साथ आ गया न्यूटन मीटर और साथ यहाँ पे हमारे पास पर मोल और साथ पर केल्विन, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 8.31। अब अगर हम देख लें कि 1 न्यूटन मीटर जो है वो बराबर होता है 1 जूल की, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें कि हमारे पास जो है ये सारी आर की वैल्यू आ रही है, ठीक है, जनरल गैस कांस्टेंट जो है। तो इस तरह अगर हम देख लें कि हमारे पास 1 जूल इक्वल होता है 14.18 कैलोरी के, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8.31 मल्टीप्लाई 4.18 कैलोरी पर मोल पर कैलोरी, ठीक है। कैलकुलेशंस में कई प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है, तो कैलकुलेट खुद कर लेना। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो तकरीबन 1.9 नहीं बल्कि हमारे पास अगर हम देखें ये कैलोरी के अंदर है और सॉरी यहाँ पे हमने डिवाइड करना है, ठीक है, क्या करना है, डिवाइड करना है, बिकॉज 1 जूल इज इक्वल टू 4.18 कैलोरी। जब 1 कैलोरी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, जूल के नीचे आके ये डिवाइड होगा 4.18, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया ओवर 4.18 और इस तरह जो मेरे पास फाइनली रिजल्ट आता है वो बच्चों आता है मेरे पास 1.98 कैलोरी पर मोल पर कैलोरी, ठीक है, ये आर आ गया। तो ये बच्चों आर की वैल्यू ये भी आ गई। अब आर की वैल्यू ये भी आ गई अकॉर्डिंग टू आर की वैल्यू ये भी आ गई अकॉर्डिंग टू न्यूटन मीटर में, ठीक है। आर की वैल्यू यानी जितनी भी मैंने निकाली सारी आर की वैल्यू है, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चों, ये थे जनरल गैस कांस्टेंट्स, ठीक है, आर जो है जो हम फाइंड कर रहे थे। अब लास्ट में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं डेंसिटी ऑन आइडियल गैस, ठीक है। आइडियल गैस की जो डेंसिटी होती है वो क्या, अगर मैं देखूं मेरे पास इक्वेशन है जनरल गैस कांस्टेंट
सॉरी जनरल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे पास जो है स्मॉल n इक्वल टू होता है स्मॉल m और कैपिटल n, मतलब गिवन मैस और मोलर मैस, ठीक है, वो मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे। हमारे पास PV इक्वल टू स्मॉल m और कैपिटल N RT आ गया। ये निकाल के आ रहे हैं बच्चों डेंसिटी। तो यहाँ पे हम इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, V आके डिवाइड हो जाएगा, तो PM आ जाएगा M ओवर VRT, ठीक है। इससे प्राइम मिनिस्टर नहीं समझ लेना, ठीक है। तो बच्चों को पता है कि मास ओवर वॉल्यूम जो है वो बराबर होता है डेंसिटी के, तो PM इज इक्वल टू D आ जाएगा। मास ओवर वॉल्यूम की जगह आ गया R, तो D बराबर आ गया PM ओवर RT, ठीक है। तो ये हमारे पास डेंसिटी आ गई ऑन आइडियल गैस, ठीक है। तो ये कुछ हमारे आज का टॉपिक था जिसमें हमने आइडियल गैस इक्वेशन ड्राइव की, गैस लास्ट ड्राइव की आइडियल गैस इक्वेशन से, जनरल गैस कांस्टेंट देखे, ठीक है, उसकी वैल्यूज देखी डिफरेंस, और लास्ट में हमने डेंसिटी जो है वो फाइंड की। तो आज का हमारा ये टॉपिक था। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। इसी के साथ उस्मान एहसान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।